नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज से टुडे एग्जाम एक नई जो है दिशा की तरफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूपी पुलिस के लिए हमारा एक अलग क्लास चल रहा है, बिहार एसएससी के लिए अलग क्लास चल रही है और आपका जीडीएमटीएस के लिए अलग क्लास चल रही है। इन तीनों के अलावा ये तीनों में तो प्रैक्टिस सेट चलती हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है और एग्जाम बेस्ड होती है। और मैं आपको बता दिया हूं कि हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वो नाम पे कम जाइए, काम पे ज़्यादा जाइए। आप बिल्कुल आपको शुरू से अंत तक वॉच करना है, इसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगा। और जो बच्चे मेरे से जुड़ के एग्जाम दिए हैं वो आप बखूबी जानता होगा इस बात को, ठीक है। इन्हीं क्रम में आपका क्यों न रिविजन भी साथ साथ में करवाया जाए। तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को गुच्छा को लेकर आपके लिए अलग अलग टॉपिक के अलग अलग दिन जो है आपको मैं इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो लाया करूंगा। और ये सीरीज कब तक चलेगी, ये वाली जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। अगर आप इनमें दिखाए आप अपना इंटरेस्ट तो ये लगातार रहेगी। चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा पॉलिटी है। पॉलिटी के करीब हम 100 बातों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान किया गया। स्वायत्ता से यहाँ पे आप फ्रीडम समझ सकते हैं, स्वतंत्रता समझ सकते हैं, मतलब स्वायत्ता एक गुड हिंदी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें प्रांतों को रियायत दिया गया, स्वायत्ता प्रदान किया गया है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया है कि भारत के संविधान में ना बहुत सारे कंट्री से, बहुत सारे देशों से तथ्यों को जो है एडॉप्ट किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि भारत का संविधान सबसे अधिक कहां से प्रेरित है, तो आप बताइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे अधिक तथ्यों को समावेशित किए गए हैं संविधान के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक कहां से मिलता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से मिलता है। इसमें संविधान के अलावा भी बहुत सारे काम हुए, जिसमें एक प्रमुख मैंने आपको बताते आया हूं कि बर्मा को जो भारत भूभाग क्षेत्र से अलग किया गया था, इसी अधिनियम में किया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ बात को देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देने की बीमारी है तो वो तो दे दूंगा ही, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार विभिन्न व्यवस्था की गई, जिसके संघात्मक सरकार की स्थापना, ये देन कहां की है 1935 की। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है, और प्रांत में द्वैध शासन पर स्वायत्त शासन की स्थापना। जो एडॉप्ट मतलब लागू किया गया था उसे रिलीज करते हुए स्वायत्त किया गया, मतलब प्रांतों में और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। दोनों बात इसमें हुई। इसके अलावा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ये भी यहीं की परिकल्पना है। केंद्र एवं प्रांतों के प्रति, या फिर यहाँ राज्य कर सकते हैं, जहां प्रांत है ना वहां राज्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन, ये भी कहां से कहीं ना कहीं पहली बार सोचा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेवार संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो प्रारूपण के लिए संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। इन सबों में से जो पोर्टफोलियो सभी के पास थे, महात्मा गांधी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति की बात, प्रारूपण से प्रारूप समिति हालांकि अलग चीज है, लेकिन मैं यहाँ पे लाया हूँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इसमें आपसे पूछा जाता है कितने सदस्य हुआ करता था, तो 6 + 1 7 सदस्य हुआ करता था। 7 में एगो भीमराव अंबेडकर साहब हो गए और 6 अन्य सदस्य हो गए, है ना। और इस सदस्य के मैक्सिमम नाम किस भगवान के नाम से मिलता है, तो कृष्ण भगवान के नाम से, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दादा, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में उस बैठक में सबसे उम्र दराज व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट किया गया। लेकिन उसी के 2 दिन के बाद संविधान सभा का जो है दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, अस्थायी परमानेंट सदस्य के रूप में चुना गया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो एक से अधिक कार्यकाल तक बने रहे लगातार, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान सभा में एक बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू साहब ने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। जैसे एकात्मक पद्धति,
अब मतलब अब कहीं कहीं पर है कि केंद्र अलग शासन कर रहा है, राज्य अलग शासन कर रहा है, तो इसमें खींचातानी बढ़ जाती है। तो एकात्मक प्रणाली का क्या लाभ है? अधिक अनुकूलनशीलता, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं, दृढ़ राज, इसमें दृढ़ राज हो जाएगा, दृढ़ राज हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ से मैं कैसे समझाऊं, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने में रुचि रखते हैं, क्रिकेट खेलने में रुचि रखते हैं और आप बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में रुचि रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एक तो आपने कोच से बता के आया कि मैं बैटिंग ज़्यादा करना चाहता हूं, और आपका जो कप्तान होता है ग्राउंड पे, ये आपसे बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करवा रहा है, तो न तो आप यहाँ का रहते हो, न तो आप यहाँ का रहते हो, है ना। तो उसमें जो है आपको एक मतलब दृढ़ता फील नहीं होती, कोई चीज़ में एक समान मतलब सीधी डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता है ना। तो जो एकात्मक शासन पद्धति होती है ना, उसमें दृढ़ राज होता है ना, एक सटीक मतलब सीधी लाइन दिख रही होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दृढ़ राज हो जाएगा इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए, ठीक है मेरे भाई। शासन की एकात्मक पद्धति केंद्र सर्वोपरि होती है, जो एकात्मक पद्धति होती है ना, उसमें केंद्र ही सर्वोपरि होती है, जैसा कि इंडिया वगैरह में भी है। इसके अलावा भारत में विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका सभी ब्रिटेन से प्रेरित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में विधि का शासन है, जो एकल नागरिकता है, द्विसदनीय विधायिका है, ये सभी किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं? तो इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे विधि का शासन है और ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान के संविधान से लिया गया है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक खाली विधि का शासन कहेगा तो ब्रिटेन, विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, है ना। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका, अब प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना या उद्देश्य का एक चीज होते हैं, है ना। संविधान का आत्मा कहा गया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा की परिभाषा अलग है, यह आर्टिकल 32 को कहते हैं, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के उपचार का अधिकार, और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट तक मौलिक अधिकार के हनन होने पे आदमी जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसी 32 का प्रयोग करके जो है रीट जारी करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921, 22, 23 और 20 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 21 राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना है, उसी के तहत 1921 ईस्वी में, है ना, प्रथम बार केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष, स्वाभाविक सी बात है, पहला अंग्रेजी होगा, फ्रेडरिक व्हाइट। बाद में इसके भारतीय अध्यक्ष या फिर दूसरा अध्यक्ष कह लीजिए विट्ठल भाई पटेल साहब बने थे, ठीक है मेरे भाई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो था ना, उस समय का था आपका क्या कह सकते हैं, 1919 है ना, तो वायसराय कहेंगे, क्योंकि 1857 के बाद वायसराय हो गया था, तो वायसराय। और जो मॉन्टेग्यू है वो सचिव हुआ करता था। उसी प्रकार से मोर्लो मिंटो, तो मिंटो तो हो गया आपका वायसराय, मोर्ले कौन था? तो वो था सचिव भाई उस समय का। इसके अलावा भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, अगस्त प्लान, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। राइट आंसर आपका होता हुआ है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है इंडिया में? 1946 में होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टॉफर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त को बने थे और हम लोग 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनके अलावा किस अधिनियम के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? जो कैग होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति 148 आर्टिकल के अनुसार करते हैं। और इसकी जो आर्टिकल 149 है, इसमें इसकी शक्तियां और पावर के बारे में बताया गया है। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पहली बार बात किस अधिनियम में आपके आए? तो आपके सामने 4 अधिनियम है, 1909, 1919, 1935, 1946। तो इसका राइट आंसर 1919 होगा। यह भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना की ही देन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे पद को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इनमें बता दिया 148 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, 149 में इनके पावर हैं। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू देश के 14वें हैं। लोक लेखा समिति, जिसमें आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो इस लोक लेखा समिति के जो प्रतिवेदनाएं होती हैं, उनकी जांच करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? तो यही कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इसकी
नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मैं बता ही दिया था। इनके अलावा भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक रूप में लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना करते हुए किन किन विचारधाराओं को शामिल किया गया है ना। तो लोकतांत्रिक रूप में लोकतांत्रिक समाज के मतलब गठन के रास्ते में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इन सभी शब्दों का समावेशन किया गया है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। समानता, स्वतंत्रता तथा मानव बंधुत्व ये कौन सी क्रांति की देन है? तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति की देन है या फिर फ्रांस से प्रेरित है, दोनों बात आप कह सकते हो। प्रसिद्ध फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, है ना। फ्रांस की क्रांति किस शासक के काल में हुआ था? आप लोगों से मैं डिमांड करूंगा, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय फ्रांस के शासक कौन थे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई नहीं की गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति की गई है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात इस प्रकार की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के रास्ते में किया गया है, न कि, है ना, आपका न्याय देने में किया गया है, ठीक है भाई, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की जो बात है ना वहां पर की गई है, प्रस्तावना में इस प्रकार की लोकतंत्रात्मक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना के बारे में इससे पहले मैं डिटेल दे दिया था, इसीलिए इसमें बिना डिटेल के आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या अर्थ होता है? जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है इसका क्या अर्थ होता है ना? प्रभुसत्ता, है ना, इसका मतलब होता है कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, है ना। आप कहते हो ना कि अभी इंडिया में जो हम लोग सिलेक्ट किसी को करते हैं तब ना वो शासन करता है जी, अब बाद में उसकी नेचर बदल जाता है कि अपने झोली भर लेते हैं या फिर हमारा नहीं सुनता है। ये जो है ये तो बात की बात हो, तो मानवता पे डिपेंड करता है, लेकिन चुनते तो हम लोग ही हैं, ठीक है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जहां पे भी है उसका अर्थ है कि वहां पे शासन जो है जनता के प्रतिनिधि के द्वारा करी जाती है ना। लोकप्रिय प्रभुसत्ता में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और सिलेक्ट भी करती है ना। जैसे हम लोग खुद अभी सिलेक्ट करेंगे अगले साल, इसी साल, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू किया गया था, है ना। ये आप सभी जानते हैं कि कब लागू किया गया था, लेकिन इसमें क्लू है इसीलिए रखा हूं। यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। देश कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये चारों ऑप्शन के आपके व्याख्या हैं, है ना। अब आते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही जब अंगीकृत कर लिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों हम जो है इतना वेट किए इसे लागू करने के लिए? कोई मतलब मुहूर्त क्या था? तो शुभ मुहूर्त ये था मेरे भाई कि आपको याद होगा कि जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के 1929 में हुए थे, जिसमें JL नेहरू अध्यक्षता किए थे, तो उसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसकी डेडलाइन हमने 26 जनवरी, है ना, अगले साल के 26 जनवरी, क्योंकि ये जो है 26 जनवरी 1930 तक रखा गया था। तो उसी को उपलक्ष्य में जो है हम जो है जवाहरलाल, हम कहने का मतलब है हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब और इनके जो साथी लोग हैं उनको वो सब साथ में जो है पहली बार देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। तो इसी याद को ताजा करने के लिए हम 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किए थे। एक चीज यहाँ पे और है कि पूर्ण स्वराज की हमने बता दिया कि लाहौर अधिवेशन एगो खाली कहता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो कहिएगा 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन जो आपका कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए? तो 3 बार। और ये क्वेश्चन अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, कौन सा हुआ है मेरे भाई? कोई पुलिस का हुआ है, दिल्ली उल्ली पुलिस का, मेरे ख्याल में कोई अभी एग्जाम हुआ है ना, मैं तो भूल जाता हूं, है ना। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बनाया था मैं क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी बात जो है हवा में नहीं भाई। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आप सभी जानते हैं कि 1976 में एकमात्र बार प्रियम्बल में संशोधन करी गई है। संशोधन नहीं, आप संशोधन कह सकते हैं, क्योंकि संशोधन मतलब ही होता है आप अल्टर करना, कोई भी चीज निकालना या जोड़ना या फिर कोई व्यवस्था करना, कोई विधि को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब या फिर संकुचन करना, इस प्रकार की उसे ही संशोधन कहते हैं, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन आपके अलग से पूछे
जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन का अपना अलग ही गरिमा है। जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा, जो शुरुआत से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भी जिक्र नहीं था, तो बाद में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था? तो आप कहोगे जी 8 प्रकार का, लेकिन जोड़ा कितने प्रकार का गया? 10 प्रकार का। किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 51 के ए में रखा गया। कौन से भाग में रखा गया? भाग 4 के 1 में रखा गया। ठीक है मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रसिया के संविधान से लिया गया है। और भी काम हुआ इसी संविधान संशोधन के द्वारा। संसद के कार्यकाल में उतार चढ़ाव किए गए, यानी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, फिर पुनः रिवर्ट किया गया बाद में। इसके अलावा समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये सब 42वां संविधान संशोधन का काम है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में न तो बजट शब्द का प्रयोग है, न ही संघीय शब्द का प्रयोग है। ये प्रयोग कहीं भी नहीं है आपको संविधान के, पूरे संविधान के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जहां भी है इसीलिए स्टार है। ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं एग्जाम में कि चारों ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। आंसर इसमें स्टार लगा दिया हूं, मतलब कहीं भी नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के संघीय शब्द का जिक्र, बजट शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान के भाग 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात अगर कल होकर बिहार चाहे कि मैं अलग देश बना दूंगा बिहार, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप अपने मन से हट नहीं सकते, ये राज्यों का संघ है। नहीं तो ऐसा खींचातानी में असम कहेगा, पश्चिम बंगाल कहेगा हम अलगे राज बना देश बना लेंगे, है ना, और भी अलग अलग राज्य कहेगा कि हम अलगे देश बना लेंगे, तो यहाँ एगो नहीं 28 8 8 16 36 गो देश बन जाएगा। इसीलिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा अच्छा, बजट का इस्तेमाल नहीं तो बजट पेश तो होता है ना, तो 112 में इसके जगह पे शुद्ध हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है ना, कि वर्ष का जो वित्तीय विवरण है, लेखा जोखा है। इसके अलावा संविधान के निर्माता के मनोभाव और आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना आज मैं मेन फोकस किया हूँ। प्रस्तावना में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना की कुंजी किस मामले के अनुसार का कहते हो आप, कि भाई प्रस्तावना से क्या कहो, भारतीय संविधान का कुंजी कहते हो ना, या फिर आत्मा कह देते हो, तो ये किस मतलब आधार पे कहते हो आप? तो आप कहोगे बेरोबारी यूनियन मामला 1960, है ना। आपके एग्जाम में केशवानंद भारती मामला आता है, एक बेरोबारी मामला आता है। ये दोनों काफी बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो सरकार की संघीय स्वरूप की, सरकार की संघीय स्वरूप की, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का भारत में पृथकीकरण किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना, लेकिन ये दोनों का अलग रहना बहुत जरूरी है। अगर एक को होता तो मैं बताया था कि क्या दुष्परिणाम इसका निकलेगा, है ना, कि आप क्राइम कर लो और आप सत्ता वाले पार्टी के आदमी हो, भाई आपको सजा ही नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका भी उसी पार्टी का है, तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाता ना, इसीलिए अलग है। इनके अलावा भारत के संघ क्षेत्र में संघ राज क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 8 है। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज में रहते हैं कि 9 होना चाहिए कि 7 को पहले था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में जब वहां का 370 खत्म करके इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 2019 अधिनियम के तहत, तो 7 2 9 होना चाहिए। लेकिन 2019 में 9 जरूर हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 2020 में फिर से घट के ये 8 हो गया। कैसे घट के 8 हो गया मेरे भाई? क्योंकि 2020 में जो है आपका दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश दमन बना दिया गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए फिर से 9 से घट के 8 हो गया। और जम्मू कश्मीर लद्दाख कब बना? 2019 में बना। ठीक है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस आर्टिकल के थ्रू है? 239A1 के अनुसार है, इसे VVI करके रखेंगे। और दिल्ली को जो है पूर्णतः दर्जा कब दिया गया? 1992 कर लीजिएगा। 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 1992 1992। ठीक है, इसके अलावा लक्काद्वीप, मिनी द्वीप और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर कब लक्षद्वीप किया गया? ये पहले भी बताया हूं 1973 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताता हूं इसको। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप में कौन भाषा बोला जाता है? मलयालम। मलयालम के अलावा कौन भाषा बोला जाता है? एसएससी ने पूछा है, माही भाषा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप सबसे अधिक जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लिटरेसी रेट रखता है 91.6, है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का जो है पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था
था राज्य पुनर्गठन के थ्रू, ठीक है। बाद में अभी आप जानते ही हैं कि 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा तेलंगाना का राष्ट्रीय क्रमांक क्या होगा, तो मतलब राज्य का क्रमांक क्या होगा, 29, है ना। बाद में जम्मू कश्मीर हटा तब ना फिर 29 से घट के 28 राज्य बना जी। तो ये सब आपको समझना होगा, एग्जामिनर आपको इसी कुल्लू में फंसाता है, ठीक है। इसके अलावा आजादी के बाद देशी रियासतों को भारतीय राज्य में मिलाने का जिम्मा किसे सौंपा गया था, सरदार पटेल साहब को। संविधान निर्माण के समय क्या गो भाषा को दर्जा प्राप्त था, 14 गो। बाद में अभी कितना है, 22 गो। पहले किसको मिला, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को, और फिर आपका जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को। तो इस प्रकार 8 गो और आ गया, तो 14, 8, 22 हो गया। संविधान निर्माण के समय 22 गो भाग, 8 गो अनुसूची और 395 आर्टिकल। आज जो है 450 से अधिक आर्टिकल, 12 गो अनुसूची, अब 22 गो भाग है, लेकिन 3 गो और ब्रांच बढ़ गया, 4 का ए, 9 का ए और 9 का बी, ठीक है। तो 25 भागों में विभक्त हो गया है, ठीक है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली न्यायमूर्ति। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश दादा। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। संविधान को हाथों से लिखने का जो पांडुलिपि का काम किया ना, कि भाई पांडुलिपि का जो काम है कौन किए थे, तो पांडुलिपि जो है ये आपका लिखा गया था प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा। किस भाषा में बताइएगा, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। इनके राइटिंग बड़े अच्छे थे और ये काम कौन सौंपे थे, JL नेहरू साहब ने सौंपे थे। संविधान के निर्माणकर्ता भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है, लेकिन पांडुलिपि लिखने की बात आएगी ना तो प्रेम बिहारी राय जादा साहब को मारिएगा, टिक कीजिएगा, माफ कीजिएगा भैया। इनके अलावा संविधान को शांति निकेतन के कलाकारों को द्वारा सुशोभित किया गया था, क्योंकि शांति निकेतन लैम्पलाइट में आ गया है यूनेस्को के 41वें धरोहर के रूप में शामिल होने की वजह से, ठीक है। तो शांति निकेतन से रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके पिता नींव रखे थे, है ना। इसके अलावा 41वां धरोहर बना है ना। इसके अलावा ये बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गए। इनके अलावा शांति निकेतन के कलाकार जो है संविधान को सुशोभित और सुसज्जित करने में भी अहम योगदान निभाया था। इसके अलावा संविधान के विभिन्न भाग तथा उनसे संबंधित विषयों का मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है भाई, राज्य के निदेशक सिद्धांत भाग 4 एकदम सही है। भाग 4 कहां से कहां तक देखता है ये, तो ये आपका 36 से 51 तक देखता है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार 3 ये आपका 12 से 35 तक देखता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 9 है, इसे हवा में रखो। और संघ 5, तो संघ 5 एकदम सही है। मौलिक कर्तव्य जो है ना ये भाग 4 के ए में है, ठीक है। और भाग जो 9 का ए आप देख रहे हैं इसमें आपका है नगर निगम। क्या है भाई, नगर निगम, नगर निगम है या नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी जो भी कहिए। इसके अलावा तो बता दिया 3 गलत है ना। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य बात हो ही गई थी कैसे जुड़ा। और 11वीं मौलिक कर्तव्य जो आया ना ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना, शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। और ये चीज जो है इसी सेम संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार भी है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है इसे आर्टिकल 21A में रखा गया है। कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना, फ्री शिक्षा लेना उस बच्चों का मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, और उनके पेरेंट्स के लिए कर्तव्य भी बना है। यह आपके पास मौलिक कर्तव्य का सीट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में SSC ने काफी बार पूछा है और पूछ रहा है, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या है। 11 को अलग अलग याद रखना है। पहला में कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इत्यादि का सम्मान करना। दूसरा में कहते हैं कि उन महान आदर्श वाक्यों को संजोना जो हमें राष्ट्र भावना को जागृत किया है। ये अपनी भाषा है भाई, ये किताबी भाषा में कभी नहीं पढ़ने का। देखिए मैं आपको बताया हूं, पढ़िए वही जिसकी भाषा समझ में आता हो, मैं हो चाहे कोई और हो, ठीक है। जो पूरी किताबी भाषा डालते हैं ना उससे तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि अभी आप याद कर लोगे बाद में भूल जाओगे। अगर आपके दिमाग में घर नहीं करता है क्लास देखते समय तो समझिए आपके लिए टीचर सही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये मैं अपनी नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ही देखिए, अगर मेरे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जहां समझ में आता है वहां देखिए। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, न कि किसी का साथ देना इंपॉर्टेंट है इस समय आपका, ठीक है मेरे भाई। एक उम्र बीत जाने के बाद ये नौकरी देने वाले जो एजेंसी है ना वो भी आपको नहीं पूछता है, तो घर के लोग क्या और दुनिया क्या पूछेंगे मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना आर्टिकल 51 के 1 के सी में है। इसी प्रकार से ये सीट तो मैं कई बार आपको दे दिया हूं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।